नेट में है ना ये, और ये नेट गेट में। वो नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आओ भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी से। आवाज बताओ, आ रही है ना? ठीक है, लास्ट क्लास में जो करवाया था पढ़ लिया होगा ना? लास्ट क्लास में जो करवाया था हमने, बात करते फोटो केमिस्ट्री में। फोटो केमिस्ट्री में किसकी बात कर रहे थे भाई? फोटो केमिस्ट्री में हम लोगों ने कहां पर छोड़ा था? लैम्बर्ट बियर्स लॉ के ऊपर छोड़ दिया था, शायद लैम्बर्ट बियर्स लॉ के ऊपर छोड़ दिया था, और कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। काइनेटिक्स ऑफ photophysical processes. Kinetics of photophysical processes. Kinetics of photophysical processes. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम। जेबलोंस्की डायग्राम। जब कोई सब्सटेंस या फिर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो देखो भाई, जब कोई मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? देखो मैं शुरू कर रहा हूं भाई। व्हेन ए मॉलिक्यूल absorb the radiation, रेडिएशन कह लो या फिर लाइट कह लो, जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, देन it will lose energy by two ways। ये दो तरीके से एनर्जी को लूज कर सकता है भाई। कैसे भाई? वो दो तरीके कौन से होंगे? वो दो तरीके यहां पर लिखता हूं। सबसे पहला तरीका ये रहा, बाय रेडिएटिवली, मतलब एनर्जी को रेडिएट करते हुए, फिर लाइट को रेडिएट करते हुए। दूसरा कौन सा हो सकता है भाई? रेडिएशनलेस।
रेडिएशन लेस, रेडिएशन लेस। उसके बाद रेडिएटिव डीके, रेडिएटिव डीके फर्दर दो तरीके का होता है, एक होता है फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है फोस्फोरेसेंस। एक होता है फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है फोस्फोरेसेंस। ये कैसा होता है भाई, एक होता है आपके पास इंटरनल कन्वर्जन, एक होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखो भाई फ्लोरेसेंस क्या होता है, पहली बात तो जो फ्लोरेसेंस होगा वो रेडिएटिव डीके होगा। वो कैसा होगा भाई, रेडिएटिव डीके होगा। और कैसा होगा, बिटवीन द बिटवीन द स्टेट्स ऑफ, बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, सेम मल्टीप्लिसिटी की स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा और एनर्जी लाइट एमिट होगी, उसे क्या कहा जाएगा भाई, उसे कहा जाएगा फ्लोरेसेंस कहा जाएगा। इसे क्या कहते हैं, बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है भाई, बिटवीन द स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, बिटवीन द स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, बिटवीन द स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी, बिटवीन द स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी। अब आपने दो स्टेट सुनी होंगी, एक सिंगलेट वाली और दूसरी कौन सी भाई, ट्रिपलेट वाली। एक सिंगलेट वाली और दूसरी कौन सी भाई, ट्रिपलेट वाली। मान लो आपके पास, मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मान लो आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, इनिशियली ऐसा सिस्टम है, इनिशियली ये रहा सिस्टम आपके पास, ये रहा, ठीक है। इस सिस्टम में दोनों स्टेट कैसी हैं, पूरे सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, दो पार्टिकल, एक की स्पिन ऐसे और एक की स्पिन ऐसे। और दूसरा कौन सा सिस्टम है भाई, ये ऐसे और ये कैसे है भाई, ऐसे। ये दिख रहा होगा, दोनों के स्पिन जुड़ जाएगी, हाफ प्लस हाफ। ये कौन सी स्टेट है भाई, ट्रिपलेट। ये कौन सी स्टेट है भाई, सिंगलेट। मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। किसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा, मतलब किसमें पार्टिकल ऊपर ज्यादा टाइम तक रहेगा, सिंगलेट में या ट्रिपलेट में, सिंगलेट में या ट्रिपलेट में लाइफ टाइम किसका ज्यादा रहेगा, लाइफ टाइम किसका ज्यादा रहेगा, सिंगलेट का या ट्रिपलेट का। इनमें से किसका लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा, भूपेंद्र भाई गलत है, सोनल सही है, हर्षिता सही है। और कोई भाई, किसका लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा और क्यों, किसका लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा और क्यों। किसका लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा और क्यों। विनय भाई गलत है, हर्षिता और सोनल तुम्हारा सही है भाई, बाकी गलत है। किसका लाइफ टाइम ज्यादा रहेगा,
देखो भाई, नहीं बता रहा कोई भी, पता ही नहीं बेवकूफ़ों को। देखो इधर, हमेशा ट्रिपलेट का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। लाइफ टाइम ऑफ ट्रिपलेट इज ग्रेटर देन लाइफ टाइम ऑफ सिंगलेट। हमेशा ऐसा ही होगा, ट्रिपलेट का लाइफ टाइम हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे? सिंगलेट से। अब ऐसा क्यों? देखो भाई, जब जब ट्रिपलेट से मोलिक्यूल को आना होगा, तो यहाँ जब मोलिक्यूल आएगा तो पहले इसको अपनी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो वो यहाँ पर ऐसे आएगा। अब यहाँ पर ऐसे कैसे तो आ नहीं सकता, यहाँ पर ऐसे कैसे नहीं आ सकता वो, उसको कैसे क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से कन्वर्ट होना पड़ेगा। पहले वो ऊपर अपनी स्पिन चेंज करेगा और उसके बाद नीचे क्या करेगा? ट्रांजिशन। लेकिन इसको स्पिन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा कहाँ जाएगा? नीचे। तो उसको टाइम कम लगेगा, उसको टाइम क्या मिलेगा? लगेगा भाई ज्यादा लगेगा। इस वजह से ऐसा होता है। ट्रिपलेट स्टेट का लाइफ टाइम क्या होता है? ज्यादा एज कंपेयर टू सिंगलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेबलोन्स की डायग्राम। जेबलोन्स की डायग्राम, देखिए आपके पास एक सिंगलेट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट एस नोट। ये क्या है भाई? सिंगलेट। ये क्या है भाई? ट्रिपलेट। देखो भाई, देखो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जितना ज्यादा गैप होता चला जाएगा उतना ही लाइफ टाइम कम होता चला जाएगा। इसीलिए मैंने ट्रिपलेट स्टेट को कहाँ बनाया है? नीचे, क्योंकि नीचे होगी तो लाइफ टाइम ज्यादा होगा। इसका नीचे होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? क्योंकि इसका लाइफ टाइम क्या है? ज्यादा। ट्रिपलेट स्टेट का लाइफ टाइम क्या है भाई? ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। ठीक है, आपने शुरू में मोलिक्यूल को एनर्जी दी, मोलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया भाई? ऊपर। ये क्या हुआ भाई? H। उसके बाद ऊपर वाली स्टेट से मोलिक्यूल नीचे आ गया, ऊपर वाले से नीचे आ गया, क्या एमिट करता हुआ? H एमिट करता हुआ। इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी विद द एमिशन ऑफ फोटोन। ठीक है, इसके बाद मोलिक्यूल यहां भी जा सकता है। देखो, इसके बाद क्या हुआ? मैं दूसरे वाला कलर ले लेता हूँ, शायद मुझे ये वाला कलर लेना चाहिए, ये वाला लेता हूँ। देखो, अब ये क्या है भाई? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। जब S1 से ऊपर से नीचे आएगा तो वो फोटोन एमिट करता हुआ भी आ सकता है और विदाउट फोटोन एमिशन भी आ सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ कैसे जा सकता है भाई? ऐसे जा सकता है। ऊपर से इधर आएगा तो इस तरीके से आ सकता है। जो ब्लू वाले हैं ना, जो ब्लू वाले हैं, जो ये वाले हैं, ये रेडिएशन लेस है। रेडिएशन लेस है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी विदाउट एनी एमिशन ऑफ रेडिएशन। दिस इज नोन एज KISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी विद एमिशन, विदाउट एमिशन, KISC डैश। ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन, KIC, इंटरनल कन्वर्जन। देखो भाई, इसके बाद और यहां से भी क्या हो सकता है? यहां से मोलिक्यूल, क्या कर दिया, यहां से भी मोलिक्यूल सीधा नीचे आ सकता है बाय एमिशन ऑफ फोटोन। दिस इज फॉस्फोरेसेंस। ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी विद द एमिशन ऑफ फोटोन, विद द एमिशन ऑफ फोटोन, विद द एमिशन ऑफ फोटोन। सही है बात? और ये वाला कैसा है भाई? ये है रेडिएटिव ट्रांजिशन। ये क्या है? रेडिएटिव ट्रांजिशन। पहली प्रोसेस कैसी हुई है? देखो, इसमें 6 प्रोसेस हुई है, 6। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है भाई? सबसे पहली है S नोट से कहाँ गए हो? मैं रिप्रेजेंट करता हूँ व्हाइट कलर से सारी की सारी। सबसे पहली प्रोसेस S नोट से कहाँ गए हो? H न्यू की प्रेजेंस में, S नोट प्लस H न्यू गोल्स टू S1। ये इनिशियल प्रोसेस है, इनिशियली सबसे पहले ऐसा होगा। उसके बाद S1 से S नोट प्लस H न्यू, दिस इज फ्लोरेसेंस। S1 से S नोट, दिस इज KIC, इंटरनल कन्वर्जन। S प्लस हीट, ये हीट की फॉर्म में एनर्जी छोड़ देगा अभी। S1 से T1 प्लस हीट, KISC,
T1 से, T1 पे बात आ चुकी है सारी, T1 से S नोट प्लस एच न्यू की फॉस्फोरेसेंस, T1 से S नोट प्लस हीट के आई एस सी डैश। ये रही भी देखो 6 प्रोसेस हुई है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फ्लोरेसेंस, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, फ्लोरेसेंस की, सबसे पहले बात करता हूं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस देखो भाई, फ्लोरेसेंस क्या होगा, देखो कौन से स्टेप में फ्लोरेसेंस हुआ है, ये रहा फ्लोरेसेंस का स्टेप। सेकंड स्टेप किसका है, फ्लोरेसेंस का है। तो फ्लोरेसेंस का रेट क्या लिखूंगा, आर ऑफ फ्लोरेसेंस इज इक्वल टू के एफ इंटू एस वन, के एफ इंटू एस वन, के एफ इंटू एस वन, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एस वन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एस वन। ठीक है, नाउ अप्लाई SSA ऑन S1, क्योंकि S1 स्टेट तो क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिस पर मॉलिक्यूल ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा। S1 क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है जहां मॉलिक्यूल बहुत लंबे टाइम तक रुकने वाला नहीं। क्लियर है बात, देखो क्या बन जाएगा, dS1 बाई dt इज इक्वल टू, S1 कहां पर है भाई, पहले में, दूसरे में, 3 में और 4 में। पहले चारों स्टेप में S1 है और कहीं भी S1 नहीं है, मैंने क्या लगा दिया, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। जिसमें बना है वो पॉजिटिव, पहले वाले में बना है, और ये प्राइमरी प्रोसेस है। प्राइमरी का रेट किसके प्रोपोर्शनल भाई, आई एब्जॉर्ब के, आई एब्जॉर्ब के, आई एब्जॉर्ब के। ठीक है, दूसरे वाले में के एफ इंटू एस वन प्लस के एफ इंटू एस वन प्लस के आई सी प्लस, देखो के आई सी इंटू एस वन, के आई एस सी इंटू एस वन, के आई सी इंटू एस वन प्लस के आई एस सी इंटू एस वन इज इक्वल टू 0। ये भाई प्लस क्यों लिखे मैंने, माइनस आएंगे सारे के सारे। एक मिनट, एक सेकंड भी गलती से लिख दिया मैंने छोटे, माइनस आएंगे भाई, के एफ के आई एस सी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, S1 यहां से S1 आएगा, यहां से S1 इज इक्वल टू आई एब्जॉर्ब डिवाइड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। दो की वैल्यू को कहां रख दूंगा, पहले में, दो की वैल्यू को कहां रख दूंगा, पहले वाले इक्वेशन में रख दूंगा। देखो अभी कोई डाउट है यहां तक, नहीं होगा। ये बन जाएगा यूजिंग 2 in 1, R is equal to KF into I absorb divided by KF plus KIC plus KISC. This is the rate equation for the fluorescence. Rate of fluorescence. This is the equation for the rate of fluorescence. Equation for the rate of fluorescence. डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी इसमें, है ना, हो गया होगा। इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लोरेसेंस, सही है। अब क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड फॉर फॉस्फोरेसेंस, फाई एफ। देखो क्वांटम यील्ड क्या होता है, फाई क्या होता है, रेट डिवाइड बाय आई एब्जॉर्ब। बात हुई है रेट ऑफ प्रोसेस। अब यहां पर फाई क्या आ जाएगा, प्रोसेस का रेट क्या है, ये रहा, के एफ इंटू आई एब्जॉर्ब डिवाइड बाय के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी डिवाइड बाय आई एब्जॉर्ब। आई एब्जॉर्ब से आई एब्जॉर्ब कैंसिल, फाई ऑफ फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस सॉरी, के एफ डिवाइड बाय के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। दिस इज द क्वांटम यील्ड फॉर द फ्लोरेसेंस, क्वांटम यील्ड फॉर द फ्लोरेसेंस। इसको क्या लिख सकता हूं, और फाई एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू टाउ एफ। टाउ एफ क्या है भाई, देखो टाउ एफ है 1 अपॉन के आई सी प्लस के एफ प्लस के आई एस सी। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ एफ इज रिलैक्सेशन
टाइम। क्यों मैंने इसको टाइम बोला? देखो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हैं, सारी क्वेश्चन देखना पीछे, सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर की हैं, सभी फर्स्ट ऑर्डर की हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को ऊपर लेके जाओगे क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम, वो टाइम जितने टाइम तक मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ऊपर वाले स्टेट में रहेगा, उसको क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पेपर में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो भाई किसी को डाउट है तो यहाँ तक? देखो भी डाउट हो तो किसी को यहाँ पर? डायग्राम देखो भाई फिर से, डायग्राम देखिए फिर से। देखो सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। अब आपने बाहर से एक फोटोन डाला, मॉलिक्यूल नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इस वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले स्टेट से मॉलिक्यूल नीचे आ सकता है रेडिएशन एमिट करता हुआ या फिर एनर्जी रेडिएशन एमिट करता हुआ। तो एच न्यू फोटोन फिर से बाहर निकाल दिया इसने, प्रोबेबिलिटी सारी देखी जाएंगी यहाँ पर। तो इसको कहा जाता है फ्लोरेसेंस, सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशन है और फोटोन का एमिशन है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले से नीचे आ सकता है विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएशन, कोई रेडिएशन एमिट नहीं होगी, उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल कन्वर्जन, पीछे वाली स्लाइड पे बताया हुआ है। अलग मल्टीप्लिसिटी में भी जा सकता है, S1 से कहाँ गया वो, T1, इसको कहा जाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और क्या हो सकता है, अब T1 पे आने के बाद वो फोटोन को एमिट करता हुआ S0 में आ सकता है, या फिर बिना फोटोन को एमिट किए हुए किस में आ सकता है भाई, S0 में आ सकता है। और यही सारी प्रोसेस देखो मैंने वहां पर लिखी भी हुई है, मैं नंबर डाल देता हूँ सभी को नंबर डाल देता हूँ। देखो पहली प्रोसेस इसको रिप्रेजेंट करती है, ये पहली प्रोसेस है, ये फर्स्ट है। एक सेकेंड भैया, एक मिनट फोन कर काम दिया। ये फर्स्ट है जो मैंने वहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड है, ये रही। उसके बाद थर्ड है, ये रही। उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ है, और उसके बाद सिक्स्थ है। ये रही भाई 6 की 6 प्रोसेस दिखा रखी मैंने ऐसे। अच्छा एक सवाल यहां से उठता है आप लोगों के लिए, क्या हमेशा ग्राउंड स्टेट सिंगलेट रहेगी? क्या हमेशा ही ग्राउंड स्टेट सिंगलेट होगी? क्या हमेशा ही ग्राउंड स्टेट सिंगलेट होगी? बताओ भाई, बाकी भी बोलो कुछ। क्या हमेशा ग्राउंड स्टेट को सिंगलेट लिया जाएगा? गलत है भाई सबके जवाब। हमेशा ग्राउंड स्टेट सिंगलेट नहीं होती, हमेशा ग्राउंड स्टेट सिंगलेट नहीं होती। जब कोई सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट सिंगलेट रहेगी, लेकिन जब कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगी उसके लिए ग्राउंड स्टेट कभी भी सिंगलेट नहीं होगी।
केवल डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ही ग्राउंड स्टेट को सिंगलेट मानते हैं, और ये डायग्राम आपको समझाने के लिए है। हाँ भाई, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट हमेशा सिंगलेट हो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए सिंगलेट और पैरामैग्नेटिक के लिए ट्रिपलेट कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है पैरामैग्नेटिक के लिए। ये केवल डायामैग्नेटिक के लिए ही सही रहता है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो बात हुई किसकी, ये बात हुई हमने किसकी करी है, फ्लोरेसेंस की बात करी, फ्लोरेसेंस की बात करी। अब बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस। अब बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस देखो, रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस क्या लिखूंगा, देखो किस स्टेप में फॉस्फोरेसेंस हुआ, 5वें में हुआ भाई। आरपी इज इक्वल टू केपी इंटू टी1, केपी इंटू टी1। आरपी इज इक्वल टू केपी इंटू टी1, केपी इंटू टी1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। आरपी इज इक्वल टू केपी इंटू टी1, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, बट टी1 क्या है, इंटरमीडिएट है, सो अप्लाई एसएससी। बट टी1 इज इंटरमीडिएट, सो अप्लाई एसएसए, सो अप्लाई एसएसए। मैं क्या कह सकता हूं, देखो भाई यहां से एसएसए लगाने के लिए डी टी1 बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी1 बाई डी टी। पीछे वाली स्लाइड देखो भाई, डी टी1 बाई डी टी क्या होगा भाई, के पी इन, देखो के आई एस सी इंटू एस वन बना है ना टी1 इसमें, तो के आई एस सी इंटू एस वन, के आई एस सी इंटू एस वन माइनस के पी इंटू टी1, क्योंकि टूट रहा है इसमें, ये भी के आई एस सी डैश इंटू टी1, ये आ जाएगा माइनस के पी इंटू टी1 माइनस के आई एस सी डैश इंटू टी1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आ जाएगा भाई। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T1 इंटू के पी प्लस के आई एस सी डैश इज इक्वल टू के आई एस सी इंटू एस वन। T1 इज इक्वल टू के आई एस सी इंटू एस वन डिवाइड बाई के पी प्लस के आई एस सी डैश यूजिंग 6 in 5, यूजिंग 6 in 5। T1 की वैल्यू रख दूंगा यहां पर, यूजिंग 6 in 5। 6 को 5 में यूज करता हुआ, 6 को 5 में यूज करता हुआ ये बन जाएगा R इज इक्वल टू के पी इंटू के आई एस सी इंटू एस वन डिवाइड बाई के पी प्लस के आई एस सी डैश। देख लो भाई, के पी इंटू के आई एस सी एस वन, के पी इंटू के आई एस सी एस वन डिवाइड बाय के पी प्लस के आई एस सी डैश, के पी प्लस के आई एस सी डैश। ठीक है, यूजिंग एस वन फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि S1 भी तो इंटरमीडिएट बचा है और रिएक्शन के रेट को कभी भी इंटरमीडिएट की टर्म में छोड़ा नहीं जाता। S1 की वैल्यू देखो पीछे, ये रहा S1, आई एब्जॉर्ब बाई के एफ के आई सी एंड के आई सी। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आरपी इज इक्वल टू के पी इंटू आई एब्जॉर्ब के पी के आई एस सी इंटू आई एब्जॉर्ब डिवाइड बाई के पी प्लस के आई एस सी डैश इंटू के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। बोलो भाई, दिस इज रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस, रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस, रेट ऑफ फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, अब बात करता हूं क्वांटम यील्ड की। क्वांटम यील्ड phi of phosphorescence is equal to rate of phosphorescence divided by I absorb, rate of the process by I absorb। ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाए, देखो I absorb से I absorb कैंसिल आउट, तो क्वांटम यील्ड क्या बनेगी, क्वांटम यील्ड बनेगी phi p इज इक्वल टू, ध्यान से देखो भाई, के पी इंटू के आई एस सी, के पी इंटू के आई एस सी डिवाइड बाई के पी प्लस के आई एस सी डैश, के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी।
बोलो भाई किसी को डाउट हो तो। यही बन जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 5p इज इक्वल टू kp इंटू के आई एस सी इंटू टाउ फोस्फोरेसेंस इंटू टाउ फ्लोरेसेंस। टाउ फोस्फोरेसेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन के आई एस सी डैश प्लस के पी। ये क्या है, लाइफ टाइम ऑफ फोस्फोरेसेंस। और टाउ एफ क्या था भाई, 1 अपॉन के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। बोलो बच्चों किसी को डाउट हो तो। हो जाता है जेवलॉन्स की डायग्राम खत्म, जेवलॉन्स की डायग्राम खत्म होता है। बफरिंग हो रही है क्या, देखो भाई बताओ किस किस की वीडियो स्टक हो रही है, किस किस की वीडियो स्टक हो रही है। चल रही है सबकी, जिसकी वीडियो नहीं चल रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो एक बार, चल जाएगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने छोड़वाए थे वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं किसके, फोटो केमिस्ट्री के। फोटो केमिस्ट्री के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन छोड़े हुए थे वो भी करने हैं अब आपको। बोलो कर लोगे। ठीक है भाई, ठीक है। देखो इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसको एक और तरीके से लिखते हैं, टाउ एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के एफ प्लस समेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रेडिएशन लेस डिके। क्योंकि किसका सम है भाई, के आई सी प्लस के आई एस सी, के आई सी प्लस के आई एस सी। ठीक है, ये भी रेडिएशन लेस और ये भी क्या है, रेडिएशन लेस। ऐसा लिखते हैं भाई। हाँ हर्षिता, व्हाट्सएप कर देना भाई मैम को, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, दिक्कत है, मैं उसको आगे वाले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। जिन जिन को डाउट है ना, जो कॉमन क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस कर दिया जाएगा क्लास में। आप क्वेश्चंस मैम को व्हाट्सएप कर दिया करो, क्वेश्चन नंबर फोटो खींचना और क्वेश्चन नंबर भेज देना भाई। जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनको मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में, जिनको दिक्कत हो रही होगी ज़्यादा, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं भाई, अब बात करते हैं क्विंचिंग के बारे में। क्विंचिंग के बारे में, क्विंचिंग नेक्स्ट हमारे पास है क्विंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। क्विंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, बोलो भाई क्या होता है क्विंचिंग, क्विंचिंग क्या होता है बोलिए, किसे कहते हैं क्विंचिंग, बताओ एक बार। क्विंचिंग किसे कहते हैं,
हर्षिता सही है भाई, सूर्यांश बिल्कुल सही है भाई। देखो, ऐसी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड प्रोसेस, द डिजायर्ड और अनडिजायर्ड प्रोसेस which decrease the desired or undesired process, the desired or undesired process which decrease the quantum yield, of fluorescence. The desired or undesired process which decrease the quantum yield of fluorescence is called quenching of fluorescence. Quenching of fluorescence. Quenching का मतलब है कम हो जाना। क्विंचिंग का मतलब है कम हो जाना। कैसे कम होती है भाई? कैसे? क्वांटम यील्ड डिक्रीजेस by quantum yield decreases because excited molecule release some of energy in the form of heat. By striking with quenching agent. By striking with quenching agent. ठीक है भाई, ठीक है, सही है। शिवानी सही है भाई, सभी ने सही बताया, सभी ने, हर्षिता, भूपेंद्र, सब ने सही बताया भाई। हाँ, बट इसमें फ्लोरेसेंस बिल्कुल खत्म नहीं होती। इन द बाय स्ट्राइकिंग विद ए क्विंचिंग एजेंट विच इज कॉल्ड क्विंचर। देखो अब क्या होगा, अब वो वाली प्रोसेस तो होंगी, वो जो 6 प्रोसेस पीछे लिखी थी वो तो होंगी ही होंगी। देखो यहाँ पर एक बार, वो जो 6 प्रोसेस पीछे लिखी हैं, देखो यहाँ पर हमने 6 प्रोसेस लिखी हुई है पीछे, ये रही। देखो ये 6 प्रोसेस तो होंगी ही होंगी। इसमें एक 7वीं ऐड हो जाएगी, कौन सी? ये वाली ऐड हो जाएगी, S1 प्लस Q, दिस इज KQ गोज टू S0 प्लस हीट। तो जितने मोलिक्यूल या फिर जितने मोलिक्यूल ऊपर गए थे उसमें एक पॉसिबिलिटी और ऐड हो जाएगी हीट की फॉर्म में एनर्जी लूज करने की। वो कौन सी होगी भाई? ये वाली प्रोसेस होगी। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर SS से लगाओगे तो S1 में एक और टर्म यहाँ पर आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? माइनस, ये देखो इसमें क्या आ जाएगा? माइनस KQ इंटू S1 इंटू Q। और जब S1 निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? KQ इंटू Q, KQ इंटू Q, ये आ जाएगा बस। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। अब मैं लिखता हूं भाई, अब मैं लिखता हूं, देखो यहां देखिए, अब मैं लिखता हूं इन एब्सेंस जब क्विंचर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्वांटम यील्ड क्या होगी? फाई एफ नोट इज इक्वल टू KF बाई KF प्लस KIC प्लस KISC इन प्रेजेंस ऑफ क्विंचर Q की प्रेजेंस में, क्या होगा? फाई एफ Q इज इक्वल टू KF डिवाइड बाई KF प्लस KIC प्लस KISC प्लस KQ इंटू Q ऐड हो जाएगा ना भाई, नीचे बताया था मैंने।
अब क्या करता हूँ, फाइव एफ नोट बाई फाइव एफ क्यू इज इक्वल टू, देखो के एफ से के एफ कैंसिल, ये क्या होगा, के एफ बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी डिवाइड बाई के एफ बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के क्यू इंटू क्यू। के एफ से के एफ कैंसिल आउट, के एफ से के एफ, और नीचे वाला उठ के ऊपर क्या बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा फाइव एफ क्यू डिवाइड बाई, सॉरी फाइव एफ नोट इज इक्वल टू के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ये बन जाएगा फाइव एफ नोट फाइव एफ क्यू इज इक्वल टू, इसको इसे डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस के क्यू बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी इंटू क्यू इंटू क्यू। ये आ जाएगा फाइव एफ नोट बाई फाइव एफ क्यू 1 प्लस के एस वी इंटू क्यू। दिस इज नोन एज स्टर्न-वोल्मर इक्वेशन। स्टर्न-वोल्मर, नेट में क्वेश्चन नहीं आया है यहां से एक बार भी, लेकिन गेट में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, गेट में शायद टीफर में भी आ चुका है। तो प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना कि अगर गेट और टीफर में सवाल पूछ लिया है तो नेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, नेट में भी क्वेश्चन आ सकता है। और शायद नेट में भी पूछ लिया, मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, नेट में भी आ चुका होगा क्वेश्चन इसके ऊपर, मेरे ख्याल से तो आ रखा होगा। ठीक है, अब देखो के एस बी किसके बराबर होता है, के एस बी देखो, के एस बी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस के एफ के एस वी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर के क्यू इंटू टाउ ऑफ फ्लोरेसेंस। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और मैं ग्राफ बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, फाइव एफ नोट बाई फाइव एफ क्यू का ग्राफ किसके साथ, क्विंचर की कंसंट्रेशन के साथ। ये आ जाएगा इस तरीके से। स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा स्टर्न-वोल्मर कांस्टेंट। केएसवी क्या है भाई, स्टर्न-वोल्मर कांस्टेंट। इंटरसेप्ट क्या होगा 1। दिस इज स्टर्न-वोल्मर कांस्टेंट। हर्षिता देखो, देखो भी हर्षिता, इस वाली स्लाइड में अगर मैं यहाँ लिखता ना सातवीं क्या लिखता मैं लिखता S1 क्यू के साथ रिएक्शन करता, क्यू के साथ टकराएगा। एक सब्सटेंस S1 है जो मॉलिक्यूल एक्साइट हो चुका है, एक वो मॉलिक्यूल है, और एक और अलग से सब्सटेंस है सिस्टम के अंदर। तो दोनों आपस में स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक होने के बाद ये S0 चला जाएगा मॉलिक्यूल, और क्या एनर्जी एमिट कर देगा, हीट। और यहाँ पर के क्यू आ जाएगा। इसके लिए क्या लिखूंगा, ds1 बाई dt माइनस का इज इक्वल टू के क्यू इंटू S1 इंटू क्यू। और जब S1 को यहाँ से निकालोगे तो S1 तो कॉमन आ जाएगा, उधर कौन जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, के क्यू इंटू क्यू जाएगा। पूरा डेरिवेशन दोबारा करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों। बोलो भाई, भाई फोटो केमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आएगा, फोटो केमिस्ट्री में से एक ही क्वेश्चन आएगा। बोलो भी, डाउट हो तो किसी को।
ठीक है भाई सूर्यांश, थैंक यू। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है 10⁻⁵ मोलर ऑफ ए सब्सटेंस। भाई नेट में क्वेश्चन आ चुका है इसका, नेट में आ चुका क्वेश्चन, ये आ गया मुझे नेट में क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। लास्ट टाइम ही आया, लास्ट टाइम से एक बार पीछे, हाँ जून 2019 में आया हुआ है। 10⁻⁵ मोलर ऑफ ए सब्सटेंस, substance quenches the efficiency of fluorescence by 20%. The Stern-Volmer constant is बोलो भाई क्या होगा? क्वेश्चन करो भाई, मैं एक बार पानी पीता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। सूर्यांश बताता हूँ इसके बारे में भी क्या करना है। सूर्यांश गलत है भाई, शिवानी सही है। सूर्यांश तुम्हारा गलत है भाई, शिवानी सही है तुम्हारा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था भाई। देखो सोनल गलत है, गलत है, गलत। और कोई भाई, और कोई भी है क्या?
देख लो भाई, यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है क्यू की, 10 की पावर -5 5F0। अगर मैं 5F0 को 100 मान लूँ तो कितना डिक्रीज कर दिया, 20%। तो क्विंचर की प्रेजेंस में कितना होगा भाई, 5F इज इक्वल टू 20। यहाँ से क्या लिखूंगा, 100/20 इज इक्वल टू 1 + KSV इंटू 10 की पावर -5। यह आ जाएगा 100/20 - 1 KSV इंटू 10 की पावर -5। ये क्या आ जाएगा, 100/20 क्या होगा भाई, 5। क्या आ जाएगा, KSV इज इक्वल टू, ये आना चाहिए भाई 20 नहीं 80 आएगा, 80 आएगा, 80 सॉरी 80 है, 80 आएगा, 80 गलती से छाप दिया मैंने, 80 आएगा। 100/80 100/80 - 1 KSV इज इक्वल टू 20/80 इंटू 10 की पावर -5 14। KSV इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 की पावर -5। ये क्या आ जाएगा भाई, ऊपर जाके ये चला जाएगा, KSV इज इक्वल टू 0.25 गुना 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 2.5 गुना 10 की पावर 4। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, कर दिया मैंने, वो सही कर दिया, वो गलती से लिख दिया मैंने। बोलो भाई, बोलिए फटाफट बोलिए, चलते आगे, बढ़िया आगे भाई। देखो अब बात करते किसके बारे में, अब बात करते कैटालिटिक रिएक्शंस के बारे में। कैटालिटिक रिएक्शन या फिर कह लो कैटालिसिस। अगला टॉपिक हमारे पास है कैटालिसिस। कैटालिसिस, अब आप लोग मुझे बताओगे कि कैटालिसिस होती क्या है, या फिर सबसे पहले बात करूं कि कैटलिस्ट, वर्ड आया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट और क्या इसकी खास बात होती है, बताओ भाई एक बार, थोड़ा सा बताओ मुझे, थोड़ा सा बताओ क्या जानते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। कैटलिस्ट किसे बोलते हैं, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, हर्षिता आधी डेफिनेशन है भाई। ठीक है भाई, और कुछ कुछ लोगों ने लिखा है कि जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा नहीं सकता, ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं क्या, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटाता भी है,
देखो भाई, सबसे पहले तो बात आती है यहाँ पर कैटलिस्ट होता क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। एक कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू IUPAC, एक कैटलिस्ट इज सब्सटेंस, एक कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट अफेक्ट जनरली क्या बात करते हैं, जनरली इंक्रीज ही करते हैं, दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन without modifying overall standard Gibbs free energy change. Without modifying overall Gibbs free energy change for the reaction. And process is known as एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसी सब्सटेंस जो रिएक्शन की ओवरऑल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करेगी। ओवरऑल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज वही रहेगा जो कैटलिस्ट से पहले था और बाद में भी वही रहेगा, बाद में भी क्या रहेगा, सही में रहेगा। ऐसी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं भाई, कैटलिस्ट कहते हैं। अच्छा, एक और बात का जवाब दो मुझे, क्या कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद एज इट इज मिलना चाहिए? क्या कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद एज इट इज मिलना चाहिए? क्या कैटलिस्ट रिएक्शन के बाद एज इट इज मिलना चाहिए? देखो भाई, मोस्टली लोगों ने हाई आंसर दिया है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या करते हो आप लोग बोलते हो कि CH3COO C2H5 प्लस HCl, इसमें से H लेकर चला जाता है, ये इसमें से H लेकर चला जाता है, इसका क्या बनाता है, CH3COH CH2H5OH, ऐसा बनाता है। और लास्ट में आपको कैसे मिलता है, ये मिलता है H पॉजिटिव और Cl माइनस में आपको डिसोशिएट हुआ मिलता है। जो सॉल्यूशन होता है, जो वाटर होता है, उसमें आपको कैसे मिलता है, आपको डिसोशिएट की प्रेजेंस में मिलता है। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कैटलिस्ट आपका जो है वो एज इट इज ही रहना चाहिए। जनरली जब होमोजीनियस कैटलिसिस की बात होती है, जब होमोजीनियस कैटलिसिस की बात होती है तो उस टाइम के ऊपर जनरली जो कैटलिस्ट आपने जैसा डाला है वैसा आपको बाद में नहीं मिलता। वो या तो डिसोशिएट हो जाता है, या फिर वो एसोसिएट हो जाता है, या फिर वो डिकम्पोज हो जाता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर लेता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसका डिसोशिएट होना, उसका डिकम्पोज होना और उसका कोई भी नया कंपाउंड बनाना मेन रिएक्शन से हमेशा क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, मेन रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, मेन रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली कैटलिसिस के ऊपर ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाना या फिर ऐसा कह देना बिल्कुल गलत है कि कैटलिस्ट आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही कैटलिस्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको कैटलिस्ट एज इट इज नहीं मिलता। जितनी भी होमोजीनियस कैटलिसिस की रिएक्शंस हैं, मतलब जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम है, उसमें तो शायद ही कभी ऐसा हो कि कैटलिस्ट आपको एज इट इज मिल जाए जैसा आप लोगों ने डाला है, ठीक है। तो वो आपको छोटी क्लासेस में या फिर कह लो कि मास्टर्स में पढ़ा दिया जाता था
कि कैटलिस्ट आपको रिएक्शन के बाद एज इट इज मिलना चाहिए। हाँ, बट हेट्रोजीनियस कैटलाइज जो रिएक्शन होंगी उसमें आपको कैटलिस्ट मोस्टली रिएक्शन में एज इट इज ही मिल जाता है, उसमें एज इट इज मिल जाता है, पर होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। क्लियर है भाई बात? देखो, ये तो बात बताई मैंने कैटलिस्ट क्या होता है, और कैटलिस्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है और एक अच्छी चीज नहीं है। भाई कैटलिस्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो एज हो जाए, एज आपको मिले। ठीक है, इधर देखो भाई, अब मैं बात करता हूँ कितने तरीके की कैटलिसिस होती है। कैटलिसिस होती है भाई आपके पास 3 तरीके की। सबसे पहली होती है आपके पास, पहली होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस, और तीसरी होती है एंजाइम। जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है ये आप लोग पढ़ चुके हो कहां पर? सरफेस में। मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ये आप लोग सरफेस में पढ़ चुके हो भाई। हम 2 की ही बात करेंगे, एक होमोजीनियस। सबसे पहले मैं लिखता हूं किसके बारे में? होमोजीनियस कैटालिसिस। सबसे पहला लिखता हूं, सबसे पहला होमोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस। शायद मैं होमोजीनियस पूरा कर दूंगा, इस टाइम बचा हुआ है ना अभी, हाँ 20 मिनट होमोजीनियस पूरा करवा दूंगा, और बाकी बात करेंगे बाद में। होमोजीनियस कैटालिसिस, नाम से पता लग रहा है कौन सी कैटालिसिस? वो कैटालिसिस इन विच फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इज सेम। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का फेज क्या होता है? सेम होता है। या तो दोनों गैसेस, या दोनों सॉलिड, या फिर दोनों क्या होंगे भाई? लिक्विड ही होंगे। उसे क्या कहा जाता है? होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन कहा जाता है। जनरली इसमें आपके पास 2 तरीके की कैटालिसिस आती हैं, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, और दूसरी कौन सी होती है? बेस कैटालिसिस। एक एसिड कैटालिसिस और दूसरी बेस कैटालिसिस, 2 होती है। एसिड कैटालाइज रिएक्शन, दूसरी होती है बेस कैटालाइज रिएक्शंस। सबसे पहले बात करता हूं, मैं ये वाला पढ़ा दूंगा और इससे ये वाला सीधा लिख दूंगा, ये वाला पढ़ा दूंगा और ये वाला इसके बाद सीधा लिख दूंगा। तीसरी भी होती है जिसमें एसिड भी हो और बेस भी हो, उसको कहते हैं एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन, या फिर कहते हैं बफर कैटालिटिक रिएक्शन, जिसमें बफर हो। बफर किसका काम करता हो? कैटलिस्ट का काम करता हो। वो वाली भी होती है। मैं सबसे पहले लिखता हूं एसिड कैटालाइज रिएक्शन। देखो भाई, इन फर्स्ट स्टेप substrate react with acid to form protonated substrate, देखो अभी कैसे बनाता है। ये सबस्ट्रेट है, ये एसिड है, क्या करता है भाई? ये SH पॉजिटिव बना देता है और पीछे क्या छोड़ देता है? A माइनस। दिस इज K1, दिस इज K माइनस। ठीक है, सेकंड स्टेप, प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट। जो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट है वो रिएक्ट करता है, प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म प्रोडक्ट। जो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट है SH पॉजिटिव, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है? प्रोडक्ट प्लस H3O पॉजिटिव। दिस इज K2।
अब दोनों में कहीं भी फास्ट नहीं लिखा, दोनों में कहीं भी फास्ट नहीं लिखा है। और क्या लिखना है मुझे, रिएक्शन का रेट। ये इक्विलिब्रियम है और ये क्या है, इक्विलिब्रियम नहीं है। मैंने एसएसए में बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम हो तो आपको रेट किस फॉर्म में लिखना है, इक्विलिब्रियम हो, स्लो फास्ट ना लिखा हुआ हो, तो रेट किस फॉर्म में लिखना है भाई, प्रोडक्ट फॉर्मिंग स्टेप के फॉर्म में लिखना है। आर क्या लिख दिया मैंने, K2 इंटू एस एच पॉजिटिव, K2 इंटू एस एच पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो एस एच पॉजिटिव है वो रिएक्टेंट नहीं है, ना ही वो प्रोडक्ट है, वो क्या है, एक इंटरमीडिएट है। तो मुझे क्या लगाना होगा, एस एस ए। ठीक है, क्या लगाऊंगा, एस एस ए। हेयर एस एच पॉजिटिव, एस एच पॉजिटिव is an intermediate, so apply SS, so apply SSA। क्या लिखूंगा भाई, देखो DSH पॉजिटिव बाय DT इज इक्वल टू, देखो भाई पीछे देखना एक बार, पहले स्टेप में बना है, मैं सीधा लिखूंगा, आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो। क्या बन जाएगा, K1 इंटू एस इंटू एच ए, K1 इंटू एस इंटू एच ए माइनस K माइनस 1 इंटू एस इंटू K माइनस 1 इंटू एस एच पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव, K माइनस 1 एस एच पॉजिटिव इंटू ए माइनस माइनस K2 इंटू, ये वाला स्टेप भी लेना, K2 इंटू एस एच पॉजिटिव, वाटर फिर से छोड़ दिया, एक्सेस में होगा। दिस इंप्लाइज K माइनस 1 एस एच पॉजिटिव माइनस इंटू ए नेगेटिव प्लस K2 एस एच पॉजिटिव इज इक्वल टू K1 इंटू एस इंटू एच। सही है, एस एच पॉजिटिव आ जाएगा, एस एच पॉजिटिव इज इक्वल टू K1 इंटू एस इंटू एच ए डिवाइड बाय K2 प्लस, लो भाई इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को किस में यूज कर दूंगा, 1 में, यूजिंग दो को एक में यूज करता हुआ, आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू K1 K2 एस एच ए डिवाइड बाय K2 प्लस K माइनस 1 ये हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एसिड कैटालाइज रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एसिड कैटालाइज रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एसिड कैटालाइज रिएक्शन। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, डाउट है तो पूछ लो। डाउट है भाई किसी को? बोलो, वीडियो रुक गई क्या तुम्हारी? बोलो। अरे वीडियो रुक गई क्या तुम्हारी? बोलो भाई, बोलो, बोल नहीं रहे हो।
इतनी देर में क्यों रिप्लाई करते हो? 2 घंटे बाद आती है क्या आवाज? अच्छा ठीक है, समझ गया। चैट बॉक्स ओपन करना पड़ता होगा। देखो भाई यहाँ पर देखो, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब K2 बड़ा होगा K-1 से, जब K2 बहुत बड़ा होगा K-1 इंटू A-C, जब K2 बहुत बड़ा होगा K-1 इंटू A-C, तो नीचे बच जाएगा K2, R आ जाएगा, R इज इक्वल टू K1 K2 S इंटू HA बाय K2, K2 से K2 कैंसिल, R आ जाएगा K1 इंटू S इंटू HA। सभी अगर कॉपी पे उतार रहे हैं तो छोड़ दो भाई एक बार के लिए, सभी अगर कॉपी पे उतार रहे हैं तो छोड़ दो, सभी कॉपी पे उतार रहे हैं तो एक बार छोड़ दो भाई, छोड़ दो प्लीज। कोई नहीं उतारेगा। इधर देखो, एक काम के बाद बताने वाला हूँ। ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एसिड HA। देखो भाई इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जो रिएक्शन का रेट है, जब सेकंड वाली फास्ट है पहले वाले से, तो जो रिएक्शन का रेट है वो किस पर डिपेंड किया है? HA पर डिपेंड किया है। ऐसी रिएक्शन, ऐसी एसिड कैटालाइज रिएक्शन जिनमें जो रेट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे? कंबाइंड एसिड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। मतलब HA पर डिपेंड किया है, H+ पर डिपेंड नहीं किया है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर नहीं, किस पर? एसिड कंप्लीट पर, HA पर डिपेंड किया है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जनरल एसिड कैटालाइज रिएक्शंस। जनरल एसिड कैटालाइज रिएक्शन, जनरल एसिड कैटालाइज रिएक्शन, जनरल एसिड कैटालाइज रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है? स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शंस। एक जनरल एसिड कैटालाइज रिएक्शन, दूसरी होती है स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शंस। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या हो? जब K-1 A- बड़ा हो किससे? K2 से, तो R क्या आ जाएगा? R आ जाएगा K1 K2 S HA डिवाइड बाय K-1 इंटू A-। देख लो भाई इसको, देख लो इसको, बस यहां से K2 छोड़ दूंगा, बाकी बच जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इधर देखना भाई, 3 नंबर दे दो इसको, 2 कहीं पीछे दे दिया हुआ, 1 2 तो। अब देखो यहां से आपको पता, जो एसिड होगा ना वो कैसे डिसोसिएट होगा? वो होगा H पॉजिटिव प्लस A-। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। Ka क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा HA बाय A- इज इक्वल टू H पॉजिटिव बाय Ka। इक्वेशन नंबर 4। ये HA बाय A नेगेटिव, HA बाय A नेगेटिव को कहा? H पॉजिटिव बाय Ka, H पॉजिटिव बाय Ka यूजिंग 4 in 3, यूजिंग 4 in 3, 4 in 3 क्या बन जाएगा भाई? R इज इक्वल टू K1 K2 बाय K-1 इंटू S इंटू H पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है? Ka। यहाँ पर क्या है भाई? Ka। यहाँ पर R किस पे डिपेंड करता है? H पॉजिटिव पे। ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन। मतलब HA पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? H पॉजिटिव के ऊपर। मतलब HA में से कितना H पॉजिटिव टूटेगा उसके ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन, क्योंकि रेट डिपेंड कर रहा है किस पे? H पॉजिटिव। सही है भाई? बिल्कुल सही है। इसको क्या लिख सकता हूं फिर से? देखो अगेन R इज इक्वल टू K1 K2 बाई K-1 Ka,
और यहाँ पर है H पॉजिटिव और पीछे है S। देखो अगर मैं इसको ऐसे ना लिखता, मैं लिखता कि जनरली कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे आपने क्या बनाया है, आपने ऐसे P बनाया है। ओवरऑल तो क्या किया आप लोगों ने सबस्ट्रेट से क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है। देखो सबस्ट्रेट से कहाँ गए हो, प्रोडक्ट गए हो। अगर इस मैकेनिज्म को छोड़ दो ऐसे कहाँ गए हो, P गए हो, तो ये क्या हो जाएगा K डैश। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बोर्ड में देखना भाई ध्यान से। इसके लिए क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू के डैश इंटू एस। इक्वेशन नंबर 6 और 5 को कंपेयर करूं तो के डैश कौन है, के डैश से सारा का सारा कौन है, के डैश। फ्रॉम 5 and 6 के डैश इज इक्वल टू K1 K2 बाय K माइनस 1 Ka H पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे के सारे कांस्टेंट, इसको क्या कहूंगा, K डैश इज इक्वल टू K ऑफ H पॉजिटिव प्लस इंटू H पॉजिटिव। K H पॉजिटिव क्या है, कैटालिटिक कांस्टेंट, कैटालिटिक कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 7 क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा log k डैश, log k ऑफ H पॉजिटिव प्लस log ऑफ H पॉजिटिव। और pH क्या होता है, माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा माइनस pH, ये क्या हो जाएगा माइनस pH। तो क्या लिख सकता हूं, log ऑफ k डैश y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। m की वैल्यू क्या है, -1 है, c क्या है, log ऑफ के एच पॉजिटिव। ग्राफ बनाता हूं भाई, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ ही, log k डैश वर्सेस pH। कैसा आएगा ग्राफ, नेगेटिव स्लोप के साथ। कैसा आएगा ग्राफ, नेगेटिव स्लोप के साथ। स्लोप क्या आ जाएगा, -1। स्लोप क्या होगा, -1। बोलो भी डाउट है तो किसी को, बोलो भी डाउट है तो किसी को। बोलो डाउट है किसी को। देखो भाई कॉमन सेंस थी इसमें कॉमन सेंस थी। एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, पीएच के बढ़ने से एसिड कैरेक्टर कम होगा, पीएच के बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, और एसिड ही कैटलिस्ट है तो रिएक्शन का रेट घटेगा ही पीएच बढ़ने से, तो रिएक्शन का रेट घटेगा ही पीएच बढ़ने से। कॉमन सेंस थी, ऐसा ही ग्राफ आएगा। लो भाई देख लो, पता चला भाई। जिसमें एच पर डिपेंड करेगा रेट वो जनरल एसिड कैटालाइज रिएक्शन, क्योंकि वो जनरली एसिड पे डिपेंड कर रही है। जिसमें एच पॉजिटिव पर डिपेंड किया है वो कैसी है भाई, स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन, स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज रिएक्शन।
हाँ भी हर्षिता, रिजल्ट याद रहेगा तो भी चलेगा, मैं आपको सीधा रिजल्ट भी बता सकता था, सीधा बता सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि पेपर के लिए हमारे पास टाइम है। अगर टाइम कम होता तो मैं आपको सीधा क्या बनवाता, सीधा मैं आपको यहाँ पर लेकर आता, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर लिखवाता बस, और कुछ नहीं लिखवाता, लिखवाता सीधा। टाइम है तो इसलिए बता दिया, टाइम नहीं होता तो नहीं बताता। सिमिलरली सिमिलरली और बेस कैटालाइज रिएक्शंस, K इज इक्वल टू K डैश इज इक्वल टू K ऑफ OH माइनस और OH माइनस का कंसंट्रेशन। यहां पर क्या था देखो, K डैश इज इक्वल टू KH पॉजिटिव और OH, K डैश इज इक्वल टू KH पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, KOH और OH नेगेटिव। सीधा ग्राफ बनाता हूं भाई, log K डैश वर्सेस पीएच, ग्राफ आ जाएगा इंक्रीजिंग, ग्राफ आ जाएगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आएगा। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा बेसिक करेक्टर बढ़ेगा और बेस कैटालाइज रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। बोल दो भाई, बोल दो, बोल दो, चलो अब तो बोल दो। आया क्या समझ, आया ना समझ? ये नहीं बोलेंगे भाई, बोल दो। पेपर में सवाल क्या आएगा, देखो सवाल इस तरीके से पूछेगा, वो आपको कह देगा एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, आपको दे देगा ये दोनों रिएक्शन दे देगा, ये दोनों रिएक्शन आपको दे सकता है, और आपसे पूछेगा कि जब यहाँ वो फास्ट लिख देगा, यहाँ क्या लिख देगा, फास्ट। जब उसने यहाँ फास्ट लिख दिया तो K2 बड़ा हो जाएगा, मतलब वो पहले वाले केस की बात कर रहा है। जब K2 बड़ा कब होगा, जब सेकंड वाली रिएक्शन फास्ट होगी, और जब ये फास्ट होगी तो क्या पूछेगा, सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में कैसा ऑर्डर है और एसिड के रिस्पेक्ट में कैसा ऑर्डर है। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बताना दोनों के लिए फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। चलो भाई क्लास खत्म करते हैं अभी, थैंक यू। हमारी एक क्लास बची किसकी, लिंडेमैन थ्योरी की और एंजाइम कैटालिसिस की। उसके बाद थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट की 2 क्लास, दो 3 क्लास बाद काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी। 3 पता नहीं 4 भी लग सकती है, 3 या 4 में काइनेटिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई थैंक यू, मिलते हैं।